अभी भी आप मानते हैं कि अगर किसी को सेफ जोन में ही जाना है तो वो एसआईपी की ओर जा सकता है? आई थिंक सबसे पहली बात, हमारा जो रेगुलेटर है, चाहे सेबी कहें, एमफी जो ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो ये वन ऑफ द वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशंस है। इन्होंने इन्वेस्टर की हित के लिए बहुत सोचा है, और जितने भी पहले लूप होल्स थे या जितने भी रूल्स आए वो सब इन्वेस्टर के फेवर में आए। तो वो एक ऐसा सेगमेंट है जो बहुत प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर को। तो ये बहुत अच्छा सेगमेंट है। तो म्यूचुअल फंड तो आपने देखा है कि एवरीबडी रिकमेंड्स, हर कोई उसको प्रमोट करता है, रेगुलेटर हो, नॉर्मल एएमसी कंपनीज हो। तो बेसिकली तो यहाँ पर अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपको अभी इतना आइडिया नहीं हुआ है कि स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव का इतना आइडिया नहीं है, तो आपको पैसा प्रोफेशनल फंड मैनेजर को ही देना चाहिए। आप उसको लमसम वे में भी दे सकते हैं अगर आप अफोर्ड करते हैं, और अगर आप उसको मंथली बांटना चाहते हैं, जैसे मंथली जो हमने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोला, उसके थ्रू भी दे सकते हैं। तो दोनों ही बेटर तरीके हैं। एसआईपी वन ऑफ द बेस्ट तरीका है, क्योंकि हर मार्केट के उतार चढ़ाव पे आपका पैसा जा रहा है, तो वो मार्केट के रिस्क को काफ़ी मिनिमाइज कर देता है। तो आई थिंक वो बेस्ट रूट है। आपको भी पता चल जाता है, कई बार आप बहुत हाई देखते हो, कई बार आप बहुत लो देखते हो, तो आप भी इस बीच में काफ़ी सीख जाते हो। और जब तक आपको थोड़ा 2-3 साल का आपको एक एक्सपीरियंस हो जाता है, तब आप अपनी लर्निंग कब आपकी इतनी बढ़ जाती है कि आप खुद भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट करने लायक हो जाते हो आप। सचिन, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? क्या आपको लगता है कि यहाँ पर उन्हें और ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के आसार हैं? देखिए, रियल एस्टेट में जो बहुत बड़ा बूम आया है वो 2020-21 कोरोना के बाद आया। हम सब ने देखा है कि किस तरीके से जो होम इम्प्रूवमेंट सेगमेंट भी है, कि अगर किसी के पास 2 बेडरूम है तो उसको 3 बेडरूम चाहिए, कि आप एक ही घर में आप स्टक हो फैमिली के साथ, और सबकी एस्पिरेशंस बड़ी हैं। और उसके बाद हमने बहुत बड़ा तेज़ी देखा है कि जो भी होम रिलेटेड कंपनीज़ भी हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया है। इवन रियल एस्टेट ने बहुत अच्छा किया है, चाहे वो टियर 2 टियर 3 सिटी है, चाहे वो मेन स्ट्रीम रेगुलर सिटी है। तो सब सिटीज़ ने अच्छा किया है, काफ़ी बड़ा हमने तेज़ी देखा है। बट अगर आप देखें कि हर साइकिल रियल एस्टेट का वो 7-8-9 साल का रहा है, एंड हमने बहुत बड़ा एक 2020-21 से अब तक का जो एक टाइम देखा जिसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न बन गए। जैसे मैं कह रहा था कि एक हाइप के पीछे हमें नहीं जाना है। तो हुआ क्या है कि मेन मेट्रो सिटीज़ में हमने ये फील किया है कि आपका डिमांड अभी भी बहुत है, अभी भी बहुत लोग हैं जिनके पास घर नहीं है। तो आप ये डिमांड हमेशा इंडिया में रहने वाला है, ठीक है। बट अगर आप इनकम टू रियल एस्टेट प्राइसेस का एक रेशो देखें कि आप अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं है, तो जिस तरीके से तेज़ी आई है तो वो अफोर्डेबिलिटी नहीं है, क्योंकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो आई थिंक वो मैच होना ज़रूरी है ताकि ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। तो हमें लगता है कि कुछ बहुत बड़ी तेज़ी के बाद एक थोड़ा-सा मॉडरेशन आ सकता है, शायद करेक्शन ना आए। रियल एस्टेट में कई बार हो जाता है कि आपको 1-2 साल तक एप्रिसिएशन नहीं मिलता, बट क्योंकि एक डिमांड इमेंस है, और जैसे-जैसे हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, तो वैसे-वैसे हाउसिंग इज़ आल्सो द सेगमेंट जो कि ग्रो करता रहेगा। लेकिन उसके बीच में जो कंसोलिडेशन के फेसेज़ है या फिर माइनर करेक्शन के हैं, वो आते रहेंगे। और वैसे भी रियल एस्टेट के बारे में एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि रियल एस्टेट को भी जनरल इंडिया के पर्सपेक्टिव से आप नहीं देख सकते हैं। आपने देखा कि गुड़गांव या बैंगलोर की अगर बहुत बड़ी तेज़ी रही लास्ट 3-4 सालों में, तो शायद अब वो पुणे या दूसरी सिटीज़ में मूव हो जाएगी। अब ये इंटरनेट वर्ल्ड है, आप पूरी तरह से कनेक्टेड हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि यहीं आके बड़े सिटीज़ में आके काम करना है। आपका जो एम्प्लॉई भी है वो घर बैठे भी काम कर सकता है। तो कहीं न कहीं वो डाइवर्सिफ़िकेशन की तरफ जा रहा है, और हमें लगता है कि अब ये स्प्रेड होगा। तो जितना बड़ा तेज़ी दूसरी सिटीज़ में आ सकता है, शायद उतना मेट्रो सिटीज़ में ना आए। सचिन, जैसे ऑफ कैमरा ना हम बात कर रहे थे जेनजीज के माइंडसेट को लेकर कि इनकी आइडियोलॉजी क्या होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट को लेकर। आपको क्या लग रहा है कि इस नए साल में किस तरीके से, क्योंकि देखिए बहुत अग्रेसिव होते हैं कि इन्हें बहुत कम टाइम में बहुत बड़ा फंड चाहिए, तगड़ा रिटर्न चाहिए, यस, यस। और कहीं ना कहीं रिटायरमेंट का जो लॉन्ग सेट जो होता है, एक बनाते हैं लोग कि 60 साल तक रिटायरमेंट प्लानिंग हो जानी चाहिए, लेकिन इनका ड्यूरेशन जो होता है वो कम होता है। वही मैं कह रही हूँ कि जेनजी हैं तो जाहिर सी बात है कि ये अलग डायरेक्शन में इनका माइंडसेट जाएगा। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि किस तरीके से ये क्या ऑप्शन चुन सकते हैं, किस तरीके से क्या इनकी आइडियोलॉजी होगी नए साल में? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट आई थिंक क्वेश्चन है, और बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, क्योंकि दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडिया। अगर आप जेनजीज को समझ पाए या फिर जेनजीज मार्केट के ट्रेंड को समझ सकते हैं, तो नथिंग लाइक इट। तो हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है इस पे कि जेनजीज, यू आर राइट, कि काफ़ी वोलाटाइल माइंड है, काफ़ी एग्रेसिव माइंड है, बहुत चीज़ें उनको जल्दी चाहिए। और उन्होंने अपने अराउंड वो स्टोरीज़ भी देखी हैं। उन्होंने अमेज़न को 1000-2000 गुना होते देखा है, उन्होंने ओपन एआई देखा है।
तो बहुत सारी कंपनीज हैं, न्यू एज कंपनीज आई और सीधा $1 बिलियन के कंपनीज हो गए, लेकिन उन्होंने देखा नहीं कि वो भी 10-15 साल से शायद लगे हुए थे, लेकिन जब वो पॉपुलर हुई तब यहाँ हमें दिखी। तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है उनके लिए कि पेशेंस रखना ज़रूरी है। बट आई थिंक एवरीबडी, हर एक को वो प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है जिसमें लॉसेस होते हैं, जिसमें आप एग्रेसिव कॉल लेते हो, फिर आपको अकल आती है, फिर आप थोड़ा समझदारी से कॉल लेना स्टार्ट करते हो। तो सिर्फ हमारे बताने से या हमारा उनको गाइड करने से बहुत ज़्यादा रोल उसका प्ले होने नहीं वाला है। आई थिंक वो उस प्रोसेस के गो थ्रू होंगे। मैं आपको कुछ एक एग्जांपल बता सकता हूँ। हालांकि वी रियली रिस्पेक्ट देयर माइंडसेट ऑल्सो, एंड मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फील किया, हमारा ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रिसिटी इज़ ए वेरी यंग ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस काफ़ी यंगस्टर्स, काफ़ी इंटर्न्स उसमें आते हैं, काफ़ी वो काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बट उनको चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी चाहिए होती हैं। बट उनका पर्सपेक्टिव भी मार्केट को, ट्रेंड को पकड़ने का बहुत अच्छा मुझे समझ में आया। जैसे अभी पीछे कई न्यू एज कंपनीज जो IPO लेके आई, जैसे लेंसकार्ट, ग्रो, जब हम उनको वैल्यू कर रहे थे हमने देखा कि काफ़ी स्ट्रेच्ड वैल्यूएशन है। लेकिन जो हमारे एनालिस्ट जो थोड़े यंग थे, जो पहले इंटर्न थे, आज वो मेन स्ट्रीम एनालिस्ट बन चुके हैं, उनका पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट था। अगर आप उनसे पूछें, और हमने रियलाइज़ भी किया बाद में, जैसे ग्रो की मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल, नोट ए बाय और सेल रिकमेंडेशन। तो हियर इज आवर डिस्क्लोजर। हम कंपेयर कर रहे थे कि एंजल वन का क्या वैल्यूएशन है, मोतीलाल ओसवाल का क्या वैल्यूएशन है, उनका कितना मार्केट शेयर है, ग्रो का कितना मार्केट शेयर है, कितना वैल्यूएशन होना चाहिए। उसके हिसाब से हमारे कंसेंसस हमारा बन रहा था कि थोड़ा महंगा है। लेकिन आप जेनजीज के पर्सपेक्टिव से देखिए तो जो पिछले 2 या 3 साल में जितना इन्वेस्टर या ट्रेडर मार्केट में आया है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है, पहले अगर 1 करोड़ थे तो 4 करोड़ नए आए हैं, तो वो सारा का सारा जीरोधा या ग्रो पे ही मैक्सिमम आया, 70-80% उनके पास ही आया। अगर आप उनसे व्यू लें तो वो कहेंगे कि ग्रो जैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, उनको बड़ा ईज़ है, DIY मॉडल है, वो कुछ भी अपने आराम से कर सकते हैं, और उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, ऐसे टूल्स हैं जो आज के ट्रेडर को पसंद है। ठीक है, तो जब वैसे हमें फीडबैक मिले कि नया इन्वेस्टर वही आ रहा है जो अगले 20-25 साल में इन्वेस्ट करने वाला है, चाहे वो म्यूचुअल फंड में करे, ऑल्टरनेट्स में करे या स्टॉक ट्रेडिंग ही करे, तो काफ़ी बड़ा नया इन्वेस्टर चंक वो लेके जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको प्रीमियम पे होना जरूरी है। तो हमारा व्यू थोड़ा चेंज हुआ, हमारा व्यू थोड़ा पॉजिटिव बना उस पर, जो पहले न्यूट्रल था। तो आई थिंक उनको भी स्टडी करना, जेनजिस का एक माइंडसेट है जो करंट मार्केट को, करंट जो कंज्यूमरिज्म चल रहा है उसको देखते हुए बड़ा एक अनबायस्ड व्यू दे सकते हैं, जो कि हमारा एक ओल्ड स्कूल हो सकता है। आई थिंक वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल एक प्ले करता है।